ओके, सो एज अनुषा सेड कि सिर्फ एक टर्म ऐसा होगा जहां पे हम लिख सकते हैं कि y इक्वल्स टू c प्लस i प्लस g प्लस x माइनस n होगा फॉर 60 करोड़, यानी कि जहां नेशनल इनकम और एग्रीगेट डिमांड दोनों सेम है, वहां वी कैन राइट दैट y इज इक्वल टू ad इज इक्वल टू c प्लस i प्लस g प्लस x माइनस n, दैट विल बी द इक्विलिब्रियम पॉइंट और द इफेक्टिव डिमांड पॉइंट। वहीं पे इकोनॉमी को होना चाहिए कि जो प्लान किया गया हो वही एक्चुअली में रियलाइज हो रहा है, लेकिन इन रियल वर्ल्ड ऐसा होता नहीं है। उस पॉइंट पे हमेशा हम लोग नहीं रह पाते, कभी इधर कभी उधर जाते हैं। लेकिन इकोनॉमिक पॉलिसीज इसीलिए है, इकोनॉमिक पॉलिसीज को इस तरह से फ्रेम करते हैं गवर्नमेंट, जिसको हम लोग फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। ओके, नाउ अंडरस्टैंड दिस, जो पॉलिसीज को गवर्नमेंट फ्रेम करते हैं उन्हें हम लोग फिस्कल पॉलिसी कहते हैं, और जो पॉलिसीज को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फ्रेम करती है उन्हें हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। तो जस्ट बिकॉज हम लोग इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे रह नहीं पाते 60 वाले पे, इसीलिए पॉलिसीज लेना पड़ता है, कभी फिस्कल पॉलिसी कभी मॉनेटरी पॉलिसी, ताकि हम लोग को उस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे वापस लाया जाए इकोनॉमी को। बट ये रियल लाइफ में बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, रियल में इकोनॉमी को उस पॉइंट पे लाना, और मोर ओवर रियल में वो पॉइंट को डिटरमाइन करना कि ये 60 कौन सा ऐसा पॉइंट है जहाँ पे प्लान और एक्चुअल सेम होगा। रियल वर्ल्ड में, रियल मतलब कंट्री की इकोनॉमी में, इसको डिटरमाइन करना ही बहुत मुश्किल है, हमेशा कोई ना कोई मार्जिन ऑफ एरर रह जाता है। ओके, सो एकदम आइडियल सिचुएशन हो इकोनॉमी का, ऐसा कभी रियलाइज नहीं होता। ये आइडियल सिचुएशन सिर्फ बोर्ड में और तुम्हारे बुक्स में ही मिलेगा तुम्हें, ठीक है। अच्छा, अभी ये बताओ कि ये जो एग्रीगेट डिमांड का जो जो ग्राफ है, ठीक है, इसको कैसे बनाएं? तो इसको हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इस तरह से, दिस इज माय एबी व्हिच इज c प्लस i प्लस g प्लस x माइनस n, वो यहाँ से स्टार्ट होगा। y कहाँ से स्टार्ट हुआ? यहाँ से। नाउ y, दिस थिंग, दिस इज द क्वेश्चन कि y जो है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, बट एग्रीगेट डिमांड्स 0 से नहीं स्टार्ट हो रहा है, कहीं और से स्टार्ट हो रहा है। ओके, नाउ कम बैक टू द टेबल वंस अगेन। So you see, national income is 0 शुरुआत में, लेकिन इवन इफ नेशनल इनकम अगर 0 है तब भी देखो एग्रीगेट डिमांड हो रहा है 40, है कि नहीं? तो यहाँ पे थोड़ा सा अटपटा लग सकता है कि नेशनल इनकम 0 लेकिन डिमांड है 40। तो अगर मैं स्टार्टिंग वाला पॉइंट देखूं, इसलिए देखो y स्टार्ट हो रहा है 0 से, whereas for the same point aggregate demand is starting from 40, right? 40 से स्टार्ट हो रहा है। Now this is something which we need to understand. नेशनल इनकम मतलब क्या? प्रोडक्शन करना, प्रोड्यूस करना। अब अगर इससे नेशनल इनकम 0 हो सकता है, ओके, इट कैन बी 0, बट एग्रीगेट डिमांड कैन नॉट बी 0, बिकॉज इवन इफ लोगों का इनकम नहीं है, अगर लोगों का इनकम नहीं है तब भी लोगों का डिमांड होता है, राइट? तुम में से किसी का इनकम है? कोई इनकम करते हो? ये बताओ। नहीं। डिमांड करते हो? डिमांड तो करते ही होगे, कोई ना कोई चीज का डिमांड होता होगा, तो जरूरी नहीं कि इनकम नहीं हो तो डिमांड भी हो। ओके, ओके, सो हाँ, तो डिमांड हमेशा कुछ ना कुछ डिमांड रहता है। वो डिमांड क्या रह सकता है? सस्टेनेबल डिमांड, जिंदा रहने के लिए जो डिमांड चाहिए लोगों को, वो हमेशा एग्जिस्ट करता है मार्केट में। तो पूरे मैक्रो इकोनॉमी सेंस में देखें तो वो सस्टेनेबल डिमांड जो है वो 40 करोड़ आ रहा है। किसी का म्यूट हो गया, म्यूट करो, विनीत म्यूट करो। तो अच्छा, इसलिए एग्रीगेट डिमांड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ऑलराइट भैया, विनीत कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है। हाँ पूछो। टाइप किया जाइए। हाँ करो, टाइप करो। टाइप किए हो? अच्छा, और अभी क्या कहना चाहते हो विनीत? क्या टाइप किए हो ये? आपको नहीं लिखे, आपको नहीं लिखे, अनीशा को लिखे हैं। अरे तो पर्सनल में लिखो यार, एवरीवन में लिख रहे हो। बाय मिस्टेक देखे ही नहीं। पढ़ाई पे ध्यान दो। अनीशा को क्या लिख रहे हो तुम? मैसेज कर रहे हो? अनीशा हमको लिखे। अभी देखो ये हाँ, एग्रीगेट डिमांड 40 से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि इवन इफ अगर इनकम लोग नहीं कर रहे हैं तब भी लोग डिमांड करेंगे कुछ चीज, ठीक है? दैट इज द सस्टेनेबल डिमांड, जिंदा रहने के लिए डिमांड करेंगे। अभी देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज एक और है कि मैंने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को इस मॉडल में, टेंशन मॉडल में, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट रखा है, ऑटोनोमस, यानी कि ये इनकम से इंड्यूस नहीं होता है। कुछ भी इनकम हो
5 करोड़ रुपए गवर्नमेंट हमेशा एक्सपेंडिचर कर रही है। और दूसरा चीज जो मैंने ऑटोनोमस रखा है वो है एक्सपोर्ट। इनकम से ये इंड्यूस नहीं होगा, ओके। ये इरेस्पेक्टिव ऑफ इनकम 5 करोड़ सब समय जाना है। 5 करोड़ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से और 5 करोड़ का एक्सपोर्ट्स, यानी 5 करोड़ फॉरेन से इनकम हमारे पास आना है। बट द सेकंड थिंग इज दैट let's look at our imports. Now import is something which is getting induced by our income, because import हर केस में सेम नहीं है, 0 then 5 10 15 20 30, राइट। इंपोर्टेबल्स जो है वो इनकम के साथ राइज कर रहा है। तो इनकम का ग्रोथ देखो 0 से 15 30 45 60 75 90, और अकॉर्डिंगली इंपोर्ट्स इज आल्सो ग्रोइंग 0 5 10 15 20 25 30, ये भी इंक्रीज कर रहा है, ये भी इंक्रीज कर रहा है। So it means that imports directly proportional to my income, कि इनकम अगर ग्रो करेगा तो इंपोर्ट्स ग्रो करेगा। मैथमेटिकली ये दिख रहा है, और लॉजिकली भी सेम चीज है। अगर हमारा इनकम नहीं होगा तो क्या हम इंपोर्टेड आइटम्स खरीद पाएंगे? नहीं खरीद पाएंगे। जिसका ज्यादा इनकम, कंट्री का ज्यादा इनकम, तो कंट्री ज्यादा इंपोर्टेबल आइटम्स खरीद पाएगी। कंट्री का इनकम कम होगा तो कंट्री का इंपोर्टेबल आइटम्स का जो डिमांड है, एग्रीगेट डिमांड, वो भी कम होगा। Always remember, this is your demand side. ये डिमांड चीज है, ओके। 5 करोड़ का इंपोर्ट डिमांड हो रहा है, 20 करोड़ का इंपोर्ट डिमांड हो रहा है, 30 करोड़ का इंपोर्ट डिमांड हो रहा है। तब जब अकॉर्डिंगली 15 करोड़ का इनकम है, 45 करोड़ का इनकम है, 90 करोड़ का इनकम है, इनकम ज्यादा है देश का, तो लोग देश में ज्यादा इंपोर्टेबल्स का डिमांड भी कर रहे हैं। सिंपल लॉजिक। इसके बाद इन्वेस्टमेंट। नाउ लुक एट दिस, दिस इज आल्सो increasing along with income. इनकम अगर इंक्रीज कर रहा है तो इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज कर रहा है ना। जीरो था तो जीरो, नेशनल इनकम जीरो तो इन्वेस्टमेंट भी जीरो हुआ। ये मैं आऊंगा, ये क्वेश्चन पूछूंगा कि दोनों जीरो क्यों हुआ। इसके बाद से देखो, जब नेशनल इनकम 15 है, इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ का, जब नेशनल इनकम 30 करोड़ हो गया तब इन्वेस्टमेंट भी बढ़ गया, 10 करोड़ हो गया। इनकम बढ़ा, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा। इनकम फिर बढ़ रहा है 15 करोड़, इन्वेस्टमेंट फिर बढ़ रहा है 5 करोड़, फिर 15 करोड़, फिर 5 करोड़। इसके बढ़ने से ये बढ़ रहा है, ये बताओ। मेरे ख्याल से इन्वेस्ट वो क्या बोलते हैं उसको, बजट के बढ़ने से इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। ओके, बजट के बढ़ने से इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। सो अब ये बताओ, इसको और इसको देखो, इन्वेस्टमेंट और इसको, 0 करोड़ 40 करोड़, 5 करोड़ 45 करोड़, 10 करोड़ 50 करोड़, 15 करोड़ 55 करोड़। इसमें किसके बढ़ने से कौन बढ़ रहा है ये बताओ। इन्वेस्टमेंट बढ़ने से। यस, तो डिमांड बढ़ने से, इन्वेस्टमेंट बढ़ने से डिमांड बढ़ रहा है। ओके, ये सिंपल लॉजिक है कि इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा मतलब क्या? इन्वेस्टमेंट बढ़ना मतलब इनकम सोर्सेज बढ़ना, एम्प्लॉयमेंट सोर्सेज बढ़ना। एम्प्लॉयमेंट सोर्सेज बढ़ जाएगा तो लोगों के पास पैसा आएगा, लोगों के पास पैसा आएगा तो डिमांड बढ़ेगा मार्केट में। तो उस लॉजिक से हम लोग को जाना है, ओके। लेकिन ये वाला जो था 0 0, जब इन्वेस्टमेंट 0 है तो माई नेशनल इनकम इज आल्सो 0। इसका मतलब क्या कि अगर नेशन में कोई इनकम ही नहीं हो, यानी कि जो नेशन है वो कुछ प्रोडक्शन कर ही नहीं रहा है, तो प्रोडक्शन नहीं कर रहा है मतलब फर्दर इन्वेस्टमेंट भी नहीं हो रहा है, फैक्ट्रीज में मशीन्स नहीं लग रहा है, नई फैक्ट्रीज नहीं लग रही है, राइट। तो अगर प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है तो इन्वेस्टमेंट 0 ही होगा ऑलवेज। ये चीज सबको समझ में आया? ओके, नाउ कमिंग टू द मोस्ट क्रूशियल थिंग, दैट इज कंजम्पशन। कंजम्पशन भी देखो ग्रोथ फेज में है इनकम के साथ। 0 था तो 30, 15 था तो 35, 30 था तो 40, यानी कि ये बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है ना। दो तो फेज ऐसा है जहां पे थोड़ा अटपटा सिचुएशन है, एक ऐसा 45 45, एक 0 30। एक ऐसा समय है कि जो नेशनल इनकम है वही पूरा कंजम्पशन है, नेशनल इनकम ही कंजम्पशन है। यानी कि जितना भी प्लान हुआ था कि देश का इनकम होगा, एक्चुअली में वो पूरा का पूरा कंजम्पशन हो गया। देश में जो प्लान हुआ था कि एक्सपेंडिचर होगा, वो तो सब कुछ के लिए हुआ था ना, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सब कुछ सोच के किया गया था। लेकिन एक्चुअली इट टर्न्ड आउट टू बी कि जो प्लान एक्सपेंडिचर था उतना का तो सिर्फ कंजम्पशन ही हो गया, तो बाकी चीजें जो है इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये सारा क्या होगा? ये सारा इकोनॉमी पे बर्डन ले आएगा। तो देखो एक्चुअल जो डिमांड है, एग्रीगेट डिमांड, वो 55 करोड़ का हुआ, लेकिन प्लान कितना था? 45 करोड़ का, तो 10 करोड़ एक्स्ट्रा खर्च हुआ इस बार।
लोगों ने डिमांड ज्यादा किया। ओके, अब पहला वाला नेशनल इनकम 0 लेकिन स्टिल कंजम्पशन इज 30 करोड़। ये कौन सा कंजम्पशन है? दिस कंजम्पशन इज द अच्छा ऑटोनोमस कंजम्पशन। दिस कंजम्पशन इज द ऑटोनोमस कंजम्पशन, यानी कि वो पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ कंजम्पशन जो इरेस्पेक्टिव ऑफ इनकम डिपेंड करता है, राइट? कि अगर लोगों का इनकम नहीं रहे तो भी लोगों को कुछ ना कुछ डिमांड रहेगा कि हमें ये खाना है, ये पीना है। तो वो जो डिमांड कंजम्पशन वाला सेक्शन है वो 30 करोड़ है। ओके, यस विनीत, पूछो क्या पूछ रहे हैं? बोल रहे थे यहाँ पे जो 10 करोड़ जो एक्स्ट्रा लगा है वो उसका मतलब इन्वेस्टमेंट कहाँ से आया, मतलब उसको खर्च करने के लिए पैसा कहाँ से आया गवर्नमेंट के पास? बताऊंगा उसमें। तुम फर्दर जा रहे हो, तुम्हारा पहले क्वेश्चन भी था वो भी फर्दर आ रहा था। ओके, इन सब चीजों पे आऊंगा, अच्छा। आज ही आऊंगा, इनफैक्ट अभी आने वाला हूं। ओके, बस ये चीज है कि ये टेबल समझ में आया सबको कि इसमें किस तरह से वैल्यूज वगैरह काम कर रहा है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? हाँ भैया। एवरीवन हाँ रोहित और विनीत, बट थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन है लेकिन। हाँ भैया। थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन है तो बोला क्यों नहीं? किस चीज में कंफ्यूजन है ये बताओ, किस चीज में कंफ्यूजन है? बोलो बोलो, कंजम्पशन चलाओ मत, बोलो। कंजम्पशन 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 में, कंजम्पशन का जो सेक्शन है कि देखो 45 और ये वाला 0 वाला मैं बताता हूँ। जनरली तो समझ में आ रहा है कि नेशनल इनकम बढ़ रहा है तो कंजम्पशन भी बढ़ रहा है, लेकिन दो स्पेशल केसेस है 45 और ये 0 वाला। 45 एक ऐसा केस है जहां पे ईयर का स्टार्टिंग में प्लान हुआ था कि पूरे सब कुछ मिला के हम लोग 45 करोड़ एक्सपेंड करेंगे, लेकिन ईयर के बाद में ये देखा जा रहा है कि पूरा जो प्लानिंग था उसका सिर्फ कंजम्पशन हो गया, राइट? तो कंटिन्यू तो सिर्फ कंजम्पशन नहीं होता है, और भी बहुत सारा चीज होता है। तो बाकी चीज कहाँ से आया, जो विनीत का भी सवाल था कि बाकी चीज कहाँ से आएगा। ओके, तो बाकी चीज मतलब ये 15 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, 5 करोड़ का गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और 10 करोड़ का नेगेटिव में नेट एक्सपोर्ट्स हो गया, यानी कि इंपोर्ट ज्यादा हो गया इस बार। तो ये जो सिचुएशन है ये एक ट्रिवियल सिचुएशन है 45 और एक सिचुएशन है 0 और 30 वाला, यानी कि जब नेशनल इनकम 0 है तो कंजम्पशन 30 करोड़ कैसे हो रहा है, राइट? तो ये जो सिचुएशन है ये बताता है कि इरेस्पेक्टिव ऑफ इनकम हमारा कुछ ना कुछ कंजम्पशन रहता है। आज अगर हम सबका इनकम बंद हो जाए, समझो सबका इनकम बंद हो जाए, तो क्या हम लोग अपना कंजम्पशन भी बंद कर देंगे? डिमांड, कंजम्पशन, डिमांड। ओके, कंजम्पशन मतलब ये नहीं कि जो कंज्यूम कर रहे हैं, कंजम्पशन डिमांड वो क्या बंद कर देंगे? डिमांड तो बंद नहीं कर सकते, वो तो रहेगा। 30 करोड़ का कंजम्पशन विल बी देयर इन द इकोनॉमी, क्योंकि वो पर्टिकुलर पार्ट ऐसा है कंजम्पशन का जो इनकम पे डिपेंड नहीं करता है, वो ऑटोनोमस कंजम्पशन। इनकम नहीं भी हो तो भी वो हम कंज्यूम करेंगे। जैसे हम लोग हो सकता है कि सिंपल खाना खाए, मतलब दाल चावल रोटी सब्जी जो सिंपल होता है, ब्रेड, ये सारा चीज जो ऑटोनोमस कंजम्पशन है जो तुम्हारे इनकम पे डिपेंड नहीं करता है। ओके, जैसे अभी जैसे फॉर एग्जांपल अभी लोगों का इनकम थोड़ा ना थोड़ा सबका रुका है। ओके, जो 50 लाख कमाते थे उनका 30 लाख हुआ होगा, जो 50,000 कमाते हैं उनका 20,000 हुआ होगा, सबका कुछ ना कुछ इनकम कमा। तो इनकम कमने से लोगों ने अपना कुछ ना कुछ एक्सपेंडिचर चेंज किया होगा, लेकिन एक्सपेंडिचर को किस तरफ उन लोगों ने चेंज किया? खाना पीना छोड़ तो नहीं दिए हम लोग, है ना? खाना पीना तो कोई नहीं छोड़ा है, बेसिक चीजें हम लोग खा रहे हैं, राइट? हाँ, हम लोग होटल्स जाना छोड़ दिए, हम लोग घूमना छोड़ दिए हैं, वो सारे चीजों का कंजम्पशन हम लोगों ने रेस्ट्रिक्ट कर दिया, राइट? हम लोग महीने में अगर एक बार शॉपिंग कर लेते थे तो अभी वो नहीं कर रहे हैं, 2 महीने में एक बार करते होंगे या 3 महीने में एक बार करते होंगे। हम लोग सिनेमा नहीं देखने जा रहे हैं, तो वो जो कंजम्पशन है वो रुका है, क्योंकि वो जो कंजम्पशन का पार्ट है वो इनकम इंड्यूस्ड कंजम्पशन है। इनकम बढ़ता है तो उन सब चीजों का कंजम्पशन बढ़ता है, बट देयर आर सम कंजम्पशंस जो इनकम पे डिपेंड नहीं करता है। अगर आपका इनकम कम भी रहा है तो उस चीज के कंजम्पशन को हैम्पर हम लोग नहीं होने देते, जैसे दवाइयाँ, खाना, पानी, ये सारा चीजों को हम लोग हैम्पर नहीं होने देते। इज इट क्लियर नाउ निखिल? हाँ ओके, तो अब ये वाला जो टेबल है ये तुम लोग लिख लो कॉपी में या फोटो खींच लो, क्योंकि मिटाने वाला हूँ और मैं तुम लोग से डेटा पूछूंगा किसका क्या वैल्यू था, ठीक है? तो जो करना है करना, मैं तुम लोग को 2 मिनट दे रहा हूँ, लिखना है तो लिख लो
फोटो लेना है तो फोटो ले लो। भाई थोड़ा जूम कर दीजिए ना, क्या बोल रहे हो? थोड़ा जूम कर दीजिए ना। जूम कर दो। अच्छा डन। डन। ऑलराइट, तो अभी रुके भैया, एक मिनट रुके। भैया हटा दीजिए। okay, so now we are going to plot the graph. Okay, तो सबसे पहले प्लान्ड एक्सपेंडिचर है ऐसा 45 डिग्री पे रहेगा ये। This is my y, alright, and this is my AD, which is c plus I plus g plus x minus n. Okay, now just a second, take control here. This is my y, this is my AD. ये बताओ तो ये जो पॉइंट है इसमें y कितना होगा, बताओ देख के। ये पॉइंट पे y कितना होगा, टेबल देखो इसने लिखा है। बताओ यहाँ वैल्यू क्या होगा y का, अनीशा तुम बताओ। हाँ भैया क्या? यहाँ पे y का वैल्यू क्या होगा इस पॉइंट पे? 60। क्या? 60। यस 60, बट क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पे y और AD हाँ दोनों सेम सेम है, था सब कुछ। ठीक है, इसलिए 60 होगा। ओके, अभी इसके पीछे वाला जो पार्ट है, ओके, इसके पीछे वाला जो भी पार्ट है यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो एग्रीगेट डिमांड है वो y से ज्यादा है, राइट? अब ये यहाँ 60 वाला क्यों हुआ? क्या बोल रहा है देखिए, ये 60 क्यों हुआ? 60 समझ 60 नहीं इसलिए आया। हुआ कि जो हमारा टेबल था उसमें 60 के लिए मतलब 60 करोड़ नेशनल इनकम के लिए ही एग्रीगेट डिमांड भी 60 करोड़ था, यानी कि वो पर्टिकुलर पॉइंट खोजो जहाँ पे y और AD दोनों सेम हो रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे 60 के लिए कर रहा है टेबल में, समझ में आया? अच्छा, ठीक है, अभी इसके पीछे जो होगा जितना भी एग्रीगेट डिमांड वो y से ज्यादा होगा और इसके आगे जो होगा वो y होगा a से ज्यादा, एग्रीगेट डिमांड से ज्यादा। ओके, तो अब विनीत का जो क्वेश्चन था वो आ रहा है कि यहाँ वाले पार्ट में नेशनल इनकम ज्यादा है, एक्सपेंडिचर कम हुआ एक्चुअली, ठीक है, और यहाँ वाले पार्ट में एक्सपेंडिचर ज्यादा हुआ भैया क्या और और भी कुछ फिगर्स यहाँ बनाऊंगा, उसके बाद मैं विनीत वाले क्वेश्चन में आता हूँ। देखो इसको मिटा देता हूँ नहीं तो क्लंकी हो जाएगा, इस बस तुम लोग को दिखाने के लिए था। अच्छा ये बताओ तो कौन, रोहित बताओ ये वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? क्या? यहाँ पे क्या लिखूंगा, इसके पास कौन सा नंबर आएगा? एक मिनट। भैया 60 ही आएगा शायद। 60 आएगा ना? 60 नहीं आएगा, 0 0 जीरो तो ये है और हमेशा जीरो ही होता है जहाँ x एक्सिस y एक्सिस मीट किया। ये क्या होगा? रोहित को बोलने देना, उसी से पूछा हुआ है।
बोलो रोहित, ये क्या होगा? क्या 45? 45 नहीं 40 होगा, ओ क्योंकि भाई पास था। इनिशियली एग्रीगेट डिमांड जहां से शुरू हो रहा है वो 40 से शुरू हो रहा है, देखो पहला वाला जो था। ओके, अब दूसरा सवाल, अगर मैं यहां से एक और पैरेलल लाइन बनाऊं, ठीक है, और यहाँ ये जो ये 30 से स्टार्ट हो रहा है, तो गुरप्रीत बताएगा कि ये किस चीज का ग्राफ बनाया जाएगा। अगर ये 30 से स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल ऐसे जा रहा है, तो ये किस चीज का ग्राफ है? नो आइडिया? अरे तो टेबल देखो जरा, समझो, देखो 30 से क्या स्टार्ट हो रहा है, ये देखो स्टार्टिंग पॉइंट 30 है, तो टेबल में देखो कौन सा ऐसा पैरामीटर है जो 30 से स्टार्ट हो रहा है। थर्ड, थर्ड वाला क्या था? थर्ड वाला गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर था, थर्ड नहीं होगा। टेबल देखो ठीक से, कौन सा ऐसा पैरामीटर था जो 30 से स्टार्ट हो रहा था, ये बस देखना है तुमको टेबल में। तो हम ट्राई करो, हो जाएगा तुमसे। बोले क्या? नहीं, तुम क्यों बोलोगे, तुमसे पूछा मैंने। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक तुमसे पूछूंगा, रुको आ रहा हूँ, तुमसे पूछूंगा। ठीक है ठीक है। गुरप्रीत टेबल, टेबल ओपन करो, जो टेबल फोटो भेजा है निखिल ने ग्रुप में, उस टेबल को ओपन करो, और उसमें देखो तुम कि कौन से कॉलम का नेशनल इनकम, नेशनल इनकम क्या 30 से स्टार्ट हुआ है? नेशनल इनकम था पहला कॉलम, यानी कि वाई, उसका पहला नंबर क्या था? 0, वो 0 से स्टार्ट हो रहा था, 0, 15, 30 इस तरह से। तो 30 से कौन सा स्टार्ट हो रहा है कॉलम, ये देखो, नॉट नेशनल इनकम, सी, यस, कंजम्पशन। ओके, सो दिस इज कंजम्पशन ग्राफ, कंजम्पशन का सी। ऑलराइट, सो बेसिकली अगर ध्यान से देखा जाए तो एग्रीगेट डिमांड जो है वो सी के ऊपर है, पैरेलली ऊपर है, राइट, और वो 40 से स्टार्ट हो रहा है, कंजम्पशन 30 से स्टार्ट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखो, ये जो गैप है, ये जो गैप है सी और एडी में, वो गैप को फुलफिल कौन कर रहा है? ये आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस है, ये वाला पार्ट जो है वो बस इस गैप के अंदर घुसा हुआ है। अगर ध्यान से देखने की कोशिश करो तो ये 30 है, ये 40 है, और पूरा ही ग्राफ पैरेलल है, राइट। तो ये 40 मतलब, तो इस 40 का जो ग्राफ है, इसका कोई भी पॉइंट लो, वो तुमको उस पर्टिकुलर y के लेवल के लिए c प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम का पूरा वैल्यू दिखाता है, ऑलराइट। फॉर एग्जांपल, एक मैं कोई पॉइंट लेता हूं, जैसे मैंने ले लिया से 75, ओके, समझो 75 ले लिया। ओके, अब सब लोग अपना अपना टेबल जो है वो खोल के रखो। अब मेरे को बताओ कि जब नेशनल इनकम यानी y 75 था, तब उसके लिए एग्रीगेट डिमांड क्या हो रहा है, ये बताओ। 65 65 देखे, 65. yes 65 हो रहा है, राइट, दिस इज 65, दिस पार्ट इज 65, ऑलराइट, 65 है। अब तुम मुझे यही बताओ कि स्ट्रेट, ओके, इसको स्ट्रेट बनाने की कोशिश करो, 65। अब तुम मुझे ये बताओ कि ये जो y 75 है, तो इस 75 के अगेंस्ट में कंजम्पशन कितना है, ये बताओ। देखें, यस, तो 55, तो ये हो जा रहा है 55। तो अब ये बताओ कि 65 माइनस 55 कितना होता है? 0. है
65 माइनस 55 0 होता है। अच्छा, मैं 65 माइनस 65 सुना, 10 10 10 होता है, तो ये हुआ 10। ओके, अब मैं कोई और पर्टिकुलर पॉइंट लेता हूं। आप समझो y को मैंने ले लिया 90, तो बताओ मेरे को, अब जब y 90 है तब उसमें AD का वैल्यू क्या है, ये बताओ। किसका वैल्यू? 70 AD का 70 70 70 70 और कंजम्पशन का वैल्यू कितना है? 60 60। तो डिफरेंस कितना का हुआ? 10 10 का। तो इसका मतलब क्या है कि एग्रीगेट डिमांड के हर लेवल पे, कंजम्पशन के हर लेवल पे जो गैप बनेगा वो 10 का बनेगा, राइट? 10 का। अब वो जो 10 है, वो 10 कौन कंप्राइज कर रहा है अपने आप में? I प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम अपने आप में 10 है। अब तुम हर लेवल के लिए I प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम को ऐड करो। ओके, यानी कि जब हमने y90 लिया था तो y90 के लिए तुम सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम और सेकेंड लास्ट कॉलम को ऐड करो, यानी कि I प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम करो जब y90 है तो बताओ कितना आएगा? x माइनस m क्या माइनस 25 है? x माइनस एम माइनस 25 है, यस। कितना आ रहा है? तो 65 हो रहा है। बट I प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम करो, I 10 कितना है? 10 30, ये 10 5, ये माइनस 25, 10 है कि नहीं? तो तुम 90 के लिए तुम्हारा वो गैप कितना आया? I प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम 10। 75 के लिए भी करके देखेंगे 10 ही आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि I प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम हर केस के लिए 10 है, और ये जो गैप आ रहा था वो भी कितना आ रहा था? 10 का। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पार्ट है ये कंजम्पशन के अलावा सारा पार्ट है जो कंप्राइज कर रहा है इस गैप को, राइट? यानी कि ये गैप जितना बड़ा रहेगा हम लोग कह सकते हैं कि हमारा I प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम उतना बड़ा है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? हाँ भैया। सबको समझ में आया? गुरप्रीत को समझ में आया? वेरी जी चला गया क्या? एग्जिट हो गया लगता है, कोई बात नहीं। तो दिस इज अबाउट सी। नाउ कमिंग टू अदर थिंग्स। ओके, अब मैं इन्वेस्टमेंट में अगर आऊं तो इन्वेस्टमेंट का ग्राफ कैसा होना चाहिए? तो इन्वेस्टमेंट इज समथिंग स्टार्टिंग फ्रॉम 0 गोइंग अप टू 30 एंड 15 के रीच करके, यानी कि वो भी इस तरह से ऊपर की तरफ राइज करना चाहिए। ओके, समथिंग लाइक दिस। ये पैरेलल नहीं होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। इट विल बी लाइक दिस। ओके, दिस इज इन्वेस्टमेंट। ओके, सो इस तरह से हम लोग अलग अलग ग्राफ बना सकते हैं। नाउ कमिंग टू विनीत क्वेश्चन। ओके, विनीत के क्वेश्चन पे आते हैं। विनीत बोल रहे हैं कि क्या होगा इधर उधर अगर हुआ तो। ओके, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो विनीत, इन्वेंटरी मतलब एक चीज होता है, इन्वेंटरी। ओके, इन्वेंटरी मतलब होता है बेसिकली वेयर हाउस, गोदाम, गोदाम बोल सकते हैं। इसमें सब कुछ स्टोर रहता है फॉर द कमिंग ईयर। ऑलराइट, तो अगर हम लोग इकोनॉमी में इसके पीछे वाले पार्ट में, यानी जहां पे एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो रहा है इनकम से। ओके, इनकम मतलब जो प्रोडक्शन हो चुका है, इनकम मतलब जो प्रोडक्शन हो चुका है, जो सप्लाई मार्केट में जा रहा है, यानी कि वाई, ये वाला, ये लाइन वाई। और एग्रीगेट डिमांड मतलब जो हम लोग डिमांड करेंगे इस साल में। तो अगर ये दिखाई दे रहा है कि एग्रीगेट डिमांड मेरे इनकम से ज्यादा है, यानी कि जो एग्रीगेट डिमांड है वो प्रोडक्शन से ज्यादा है। जितना मैं डिमांड कर रहा हूं उतना का प्रोडक्शन हुआ ही नहीं था। ओके, इफ आई एम लुकिंग दैट जितना का मैं डिमांड कर रहा हूं उतना का प्रोडक्शन हुआ ही नहीं था। तो विनीत का क्वेश्चन था कि अगर वो प्रोडक्शन हुआ ही नहीं है तो लोगों का इफेक्टिव डिमांड में हुआ कैसे रहा है? जब वो प्रोडक्शन ही नहीं हुआ तो लोग उसको डिमांड कर कैसे रहे हैं, कंज्यूम कर कैसे रहे? ये कर रहे हैं इन्वेंटरी से। जब ऐसा सिचुएशन होता है कि डिमांड प्रोडक्शन से ज्यादा हो जाए तो इन्वेंटरी से सामान को निकालना पड़ता है, यानी कि गोदाम से पिछले साल का जो स्टॉक सामान था वो निकालना पड़ेगा, तो इन्वेंटरी खाली हो जाएगा, जिसे कहते हैं इन्वेंटरी डीएक्यूमुलेशन।
इन्वेंटरी को डीएक्यूमुलेट करना पड़ेगा, इन्वेंटरी से चीजों को निकालना पड़ेगा to fulfill the demand existing in the market. And on the other hand, अगर इकोनॉमी इस पोजीशन की उस साइड जाए, यानी कि यहाँ पे जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड जो है वो प्रोडक्शन से कम है, यानी जितना प्रोडक्शन हुआ है या जितना प्लान एक्सपेंडिचर हुआ है और एक्चुअली में डिमांड उससे कम नजर आ रहा है, राइट? तो जो एक्स्ट्रा सामान प्रोड्यूस हो चुका है उसका क्या होगा? अब वो सामान वापस कहाँ चला जाएगा? इन्वेंटरी में चला जाएगा। तो वहां हो जाएगा वो इन्वेंटरी एक्यूमुलेशन। क्या हो जाएगा? इन्वेंटरी एक्यूमुलेशन। ओके, आई रिपीट, जब इसके पीछे इकोनॉमी रहेगा, इफेक्टिव डिमांड इक्विलिब्रियम पॉइंट के पीछे अगर इकोनॉमी रहेगा, यानी कि जब डिमांड ज्यादा है प्रोडक्शन कम है, तो इन्वेंटरी से कुछ चीजों को निकालना पड़ेगा गोदाम से ताकि लोगों का डिमांड फुलफिल हो सके। और अगर इस पोजीशन के उस साइड रहा इकोनॉमी, ओके, तो जो एक्चुअली डिमांड कर रहे हैं वो प्रोडक्शन से कम है, तो जो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर दिए हैं वो क्या करेंगे? उसको इन्वेंटरी में चुपचाप रख देंगे। अगले साल फिर से अगर इस पोजीशन में हम लोग आते हैं तो वही जो इन्वेंटरी में एक्यूमुलेट हुआ है वो अगले साल फिर डीएक्यूमुलेट हो जाएगा। तो इस तरह से इकोनॉमी वर्कआउट करता है, ठीक है? अभी कोई भी पॉइंट पे रहे, अगर यहाँ रहे या फिर यहाँ रहे, टारगेट क्या रहता है? इस पॉइंट तक पहुंचना। फॉर एग्जाम्पल समझे इस पॉइंट पे, हम इस पॉइंट पे जहाँ पे नेशनल इनकम जो है वो डिमांड से ज्यादा है, राइट? तो सॉरी, वेरी सॉरी, डिमांड जो है वो नेशनल इनकम से ज्यादा है, यानी कि इतना प्रोड्यूस हुआ ही नहीं जितना प्रोड्यूस होना चाहिए। ओके, तो क्या होगा? इन्वेंटरी डीएक्यूमुलेशन, इन्वेंटरी से चीजों को निकाला जाएगा। अब जब चीजों को निकाला जाएगा तो मार्केट में बेचा जा रहा है, मार्केट में जब बेचा जा रहा है तो लोगों का डिमांड बढ़ रहा है, राइट? यानी कि लोग उसको खरीद रहे हैं, तो जो एग्रीगेट डिमांड है वो मूव कर रहा है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। वो कहां तक मूव करेगा? इस पॉइंट तक ही मूव करेगा जहां इक्विलिब्रियम हो चुका है, राइट? ऑन द अदर हैंड, अगर सिचुएशन यहाँ पे हम लोग, ओके, तो इनकम से ज्यादा है एग्रीगेट डिमांड, कितना ज्यादा है हमारा, है ना? कितना एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर दिए यहाँ पे और कंज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे, या फिर और डिमांड कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको क्या करेंगे हम लोग? इन्वेंटरी में डाल देंगे। तो इन्वेंटरी में डाल देंगे, थोड़ा पीछे आ गया, समझिए यहाँ आ गया, यहाँ भी देख रहे हैं कि ज्यादा ही है, यानी कि अभी और डालना है तो और डाल देंगे। ये कब तक इन्वेंटरी में डालते रहेंगे? जब तक हम लोग मूव बैक करके इस इक्विलिब्रियम तक ना आ जाए, राइट? समझ में आया सबको? हाँ भैया, भैया ड्राइंग करना है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? भैया ड्रॉ करना है ग्राफ। हाँ, ये ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है? अच्छा, भैया हाँ बोलो विनीत। बोल रहे थे हाँ बोलो। इन्वेंटरीज मतलब क्या होता है? इन्वेंटरी मतलब गोदाम, वेयर हाउस, जहाँ पे चीजों को स्टोर करके रखा जाता है, ठीक है? जब हम लोग इन्वेंटरी में कोई चीज को डालते हैं तो उसे इन्वेंटरी एक्यूमुलेशन या इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट कहते हैं, और जब निकालते हैं तो इन्वेंटरी डी एक्यूमुलेशन या इन्वेंटरी डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। अभी सवाल ये, अगर ये तुम लोग को समझ में आ गया सबको, तो अगला सवाल ये है कि ये इफेक्टिव पॉइंट, यानी कि ये जो पॉइंट है इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये क्या हमेशा सेम रहेगा? क्या ये चेंज नहीं हो सकता है? अगर गवर्नमेंट को लग रहा है इकोनॉमी को थोड़ा ज्यादा अच्छे इक्विलिब्रियम पॉइंट पे होना चाहिए, कि इक्विलिब्रियम पॉइंट 60 नहीं 90 पे होना चाहिए, ऑफ कोर्स ये तो बढ़ सकता है, जैसे जैसे कंट्री ग्रो करेगा इक्विलिब्रियम पॉइंट ग्रो करेगा। तो ये ग्रो कैसे कराया जाए? इक्विलिब्रियम पॉइंट को 60 से 80 90 100 तक कैसे मूव कराया जाए? उसके लिए लेना पड़ता है पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी। ये जो ग्राफ है जहाँ पे हम लोग एग्रीगेट डिमांड और नेशनल इनकम का बात कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ फिस्कल पॉलिसी पढ़ा जाता है, ओके? यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी नहीं होता है, सिर्फ गवर्नमेंट पॉलिसीज या फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी मनी एंड बैंकिंग चैप्टर में देखेंगे, तो यहाँ मॉनेटरी पॉलिसी फिस्कल पॉलिसी लेंगे हम लोग, और इसको ऊपर नीचे हम लोग कर सकते हैं। तो वो कैसे होता है वो मैं अगले क्लास में बताऊंगा, ठीक है? आज की क्लास के लिए बस इतना ही। इस डायग्राम को बना लो और कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लो मेरे से। अभी कितना बाकी है? 1 मिनट 1.5 मिनट बाकी है, थोड़ा जूम कर लीजिए। थोड़ा राइट भैया।
वीडियो अपने आप एंड हो जाएगा, ठीक है, मैं जाता हूँ।